Chancho. So today we will cover the remaining topic of chapter number 2. In the previous lecture we have seen the different uses of the microorganism in food industries, in medicines, and also we have seen its agricultural uses. So आज हम लोग बात करने वाले हैं डिग्रेडेशन के बारे में, जो कि बहुत अहम प्रोसेस है अपने इस नेचर का। मीन्स अगर नेचर में सारी चीजें आपको क्लीन दिख रही हैं, सो बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन। और ये डिग्रेडेशन में कौन हेल्प करता है, इसमें भी कौन हेल्प करता है, अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। तो डिग्रेडेशन क्या होता है समझिएगा, जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इनको छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना कहलाता है डिग्रेडेशन। क्या कहलाता है? डिग्रेडेशन। ठीक है, तो डिग्रेडेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब तो मटेरियल को जब तुम देखोगे तो ये मटेरियल आपको दो तरीके के दिखाई देंगे। एक तो होगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का सिंपल सा मतलब है ऐसे मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ब्रेक किए जा सकते हैं। मींस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल यू थ्रो द पील ऑफ द पोटैटो, देन आफ्टर सम टाइम you can see that the peel of the potato get decomposed। जैसे आपने आलू के छिलके को छीला, ठीक है, उसको आपने नहीं फेंक दिया, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि वो जो आलू का छिलका था वो गायब हो गया, डिकम्पोज हो गया, टूट के खत्म हो गया। तो वो किसकी वजह से होता है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस मटेरियल को हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ब्रेक किए जा सकते हैं, डिग्रेडेड किए जा सकते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। तो नाम देख लेते हैं डेफिनेशन। मटेरियल व्हिच आर डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तोड़े जा सकते हैं, ब्रेक किए जा सकते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, मतलब लिविंग की मदद से। और लिविंग में भी कौन मदद करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखोगे तुम्हें पता है सच है, बहुत सारे lots of bacteria they are means daily doing the biodegradation, and saprophytes they also are biodegradable organism। ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स। ठीक, सैप्रोफाइट्स में भी कौन आ सकते हैं? बहुत सारे आपके फंजाइज हैं, ठीक है, और तुम्हारे प्रोटोजोन्स है, वो सब क्या है? सैप्रोफाइट। और डे बाय डे क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? जितने भी मैटर आपके लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, मींस प्लांट और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, उनको सबको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। चाहे कोई ऑर्गेनिक मैटर, चाहे आलू का छिलका हो, चाहे कोई एनिमल मरा पड़ा हो, वो सब डिकम्पोज कर दिया जाएगा इसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो सारा चीज इसका एग्जांपल बन जाएगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का। ठीक है, ऐसे ही गेट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे अभी बताया गया है कि कोई भी प्लांट का पत्ता गिरा जमीन में, कुछ समय बाद देखोगे वो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक, कोई एनिमल कहीं पे मरा पड़ा है तो कुछ समय बाद देखोगे वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद वो भी मिनरल्स उसके मिट्टी सॉइल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज तुम्हें पता लग सकती है कि बायोडिग्रेडेशन जो प्रोसेस है, इसके दौरान मिनरल की रिसाइकलिंग भी होती है, या फिर बोले नाइट्रोजन साइकिल तुमने पढ़ा था, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल की मदद से पहला तो जो भी मिनरल साइकिल है उसको मींस बोले तो बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर बायोडिग्रेडेशन ना होता, चीजों को ब्रेक डाउन ना करता माइक्रो, तो क्या होगा? आज चारों तरफ खाली हमें कूड़ा 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 दिखाई देता है। ठीक है, तो सोचो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होता तो कैसी दुनिया होती? बिल्कुल गंदी सी, चारों तरफ गंदा पड़ा होगा। तो थैंक्स टू द माइक्रोब्स व्हिच क्लीन्स आवर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल के बाद आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल।
ये कैसे मटेरियल होते हैं? ये ऐसे मटेरियल हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ब्रेक नहीं किए जा सकते। जैसे आपने रख दिया वैसे ही पड़ा रहेगा, चाहे मिट्टी में पड़ा हो चाहे अपने घर में पड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ब्रेक नहीं किए जा सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और क्या होता है डेफिनेशन? मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो हम प्लास्टिक जैसे है, आप चाहे घर के अंदर रख दो चाहे आप जमीन में अंदर डिग करके अंदर उसको छिपा दो या ऐसे ही तुम कहीं भी फेंक दो। ठीक है, तो तुम अगर 10 साल बाद या 100 साल बाद भी देखोगे तो प्लास्टिक वैसा ही दिखेगा। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसको आप राइट करिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, क्या करते हैं हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप राइट करिए फिर आगे। सो अब हम लोग देखने वाले हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिग्रेडेशन करते हैं वो एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को भी क्या करते हैं? डिग्रेडेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड का सिंपल सा मतलब है कि फूड जो भी फूड आइटम्स है उनको क्या कर देना? स्पॉइल कर देना, खराब कर देना कहलाता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ऐसे भी फूड जनरली तुम देखोगे कि ऐसे ही फूड तुम्हें स्पॉइल होते दिखाई देंगे जिसमें मॉइस्चर हो। अगर ड्राई होगा तो वो कभी भी स्पॉइल नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा जब भी हम लोग अचार बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी आम मैंगो होता है उसको पहले धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? ताकि हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकें माइक्रो और फंजाई से। ठीक, फिर इसके अलावा जब हम लोग अचार बना लेते हैं तो उसके अंदर क्या नमक का अमाउंट ज़्यादा डालते हैं, साथ साथ ऑयल का भी अमाउंट ज़्यादा डालते हैं ताकि बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, इसीलिए उसमें ऑयल डाला जाता है। चलो, तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या होता है? द मॉइस्चर कंटेनिंग फूड गेट स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब्स। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी मॉइस्चर कंटेनिंग फूड है वो माइक्रोब्स के द्वारा क्या किया जाता है? सकते हैं स्पॉइल किए जा सकते हैं या कर दिए जाते हैं। जैसे कि माइक्रोब कौन से हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। ये दो माइक्रोब्स हैं जो जनरली हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। तो अब देखेंगे कौन कौन से आइटम्स हैं जो बैक्टीरियल के द्वारा स्पॉइल किए जाते हैं और कौन कौन से आइटम हैं जो फंजाइस के द्वारा जनरली स्पॉइल किए जाते हैं। तो तुम बैक्टीरियल के द्वारा स्पॉइल देखोगे सबसे पहला मिल्क है। और ये जनरल आपने देखा भी है घरों में क्या होता है, दूध गर्मियों में रखा होता है तो शाम के टाइम अगर उबाल के ना रखो दिन में तो शाम के टाइम तक फट जाता है। ठीक है, तो मिल्क को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक, और मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया जो कर्ड में कन्वर्ट करता है, पढ़ा था हमने, लैक्टोबैसिलस था। ठीक, तो मिल्क को स्पॉइल कर देता है। पहले कुछ बैक्टीरिया होते स्पॉइल कर देते हैं, मीट इनमें से भी बदबू आने लगती है। ठीक है, चीज़ जो भी तुम्हारा पनीर है उससे भी खराब कर देते हैं। बहुत सारी सब्जियां भी हैं वो भी रखे रखे खराब हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। ठीक, और एक बैक्टीरिया का नाम तुमने पढ़ रखा है पहले से बैक्टीरिया की सीरीज में, क्या था? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या करता था? ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता था। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है? A bacteria cause a food poisoning. Causes a food poisoning. तो Clostridium botulinum एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग जिन्हें तुम रात वाला खाना खा लोगे तो क्या होता है? उस बैक्टीरिया के Clostridium botulinum के स्पोर्स फूड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या? आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, डायरिया हो जाएगा, मीन्स स्किन पे रैशेस होने लगेंगे। ठीक, छाले भी आने लगते हैं, थोड़ा बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग थोड़ा घातक भी होता है, इसलिए हमें बहुत ही क्लीन फूड को ईट करना चाहिए और हमेशा ताज़े जो भी पकाए हुए पकवान है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो भी फंजाइस के
के द्वारा मटेरियल स्पॉइल किया जाता है। तो मटेरियल स्पॉइल बाय द फंजाई। कौन कौन से एग, मीट, फ्रूट, ये सब फंजाइज के द्वारा फंजाइज लग जाते हैं। ठीक है, तो पता है बहुत सारे फ्रूट्स जिसके ऊपर फंजाइज लग जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कौन सा ऑरेंज देखा होगा। ठीक है, उसमें तो क्या लग जाता है, फफूंद लग जाता है। इसके अलावा ब्रेड में देखा होगा। ठीक है, बियर, वाइन, इन सब में भी क्या है फंजाइज आके ग्रो कर जाते हैं, और वो अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो उन चीज़ों का तो इसमें भी लगे तो इससे तुम्हें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो बहुत अच्छे से हमें फूड को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। तो वही अगला टॉपिक हमारा होगा कि फूड को हम प्रिजर्व कैसे करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई से। तो अगला टॉपिक होगा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एक बोले तो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, मतलब फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, जिस प्रोसेस से उसे क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड। अच्छा, क्यों बचाते हैं? ताकि हम फूड को क्या कर सकें, लंबे समय तक रख सकें। ठीक है, अब हम अगला इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड पढ़ेंगे, कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। और सोचिए आप कि फूड को प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है। और फूड में देखें तो क्या रीजन है फूड को प्रिवेंट करने का? तो पहला रीजन है टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग सिक, मतलब बीमार होने से बचा सकते हैं अपने आप को। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कोई भी फ्रूट है उसको लॉन्गर टाइम तक हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो सीजनल होते हैं, तो वी गेट अ सीजनल फ्रूट इन एनी अनदर सीजन इफ वी आर प्रिवेंटिंग अ फ्रूट। अगर हम प्रिवेंशन कर रहे हैं फूड का, तो जो फ्रूट एक सीजन पर्टिकुलर सीजन में मिलता है उसको हम अगले सीजन तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन हो गया, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोई मान लेते फ्रूट नहीं मिलता है, तो उस फ्रूट का हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आर्मी मैन हैं, तो इनमें इनको भी क्या फूड सप्लाई के दौरान फूड को प्रिजर्व करना जरूरी है ताकि वो स्पॉइल ना हो। तो 6-7 रीजन है जिसके लिए हम लोग फूड का प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंट मेथड फूड के प्रिजर्वेशन के। क्लियर? इसको आप राइट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या टेक्निक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। तो ये कुछ मेथड्स देखें जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। पहला मेथड है सन ड्राइंग। तो जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों को हम पहले सुखा लेते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो। जैसे कि एग्जांपल सन ड्राइंग किसका करते हैं, सीरियल्स का, ठीक है, पल्सेस का। आपने देखा होगा सीरियल्स पल्सेस को सुखा के तब उसको रखा जाता है ताकि उसमें क्या मॉइस्चर खत्म हो जाए, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो स्पॉइल नहीं होगा। अगला क्या है हीटिंग। ठीक, हीटिंग से भी तुम जो भी बैक्टीरिया फंजाइज है उसको खत्म कर सकते हो। जैसे तुमने डॉक्टर के पास जाते वक्त ही या फिर डॉक्टर के पास पहुंचते ही डॉक्टर पहले तुमसे पूछता है कि क्या तुम पानी कैसा पीते हो, क्या तुम पानी हैंड पाइप का पीते हो, उबाल के पीते हो? तो आप बोलते हो नहीं डॉक्टर साहब मैं हैंड पाइप का पीता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है क्या कि नहीं आपको बॉइल करके वाटर पीना है या फिर फिल्टर वाटर पीना है। तो आप सिंपली हीटिंग से जो भी वाटर है उसके बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स को तुम किल कर सकते हो सिंपल हीटिंग से। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रा हीटिंग होता है। तो पहला हीटिंग में क्या आ जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉइल कर सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा तुम मिल्क को अल्ट्रा हीटिंग कर सकते हो। अल्ट्रा हीटिंग मतलब मिल्क को क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो 135 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अ सेकेंड। मतलब कुछ सेकेंड के लिए मिल्क को 135 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स फ्री हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है इतना टेम्परेचर पे मिल्क का फ्लेवर खत्म हो जाता है, मिल्क का जो टेस्ट होता है थोड़ा बहुत वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है 135 में जनरली बहुत कम ही रेयर केस में इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो
बहुत रेयर केस ही होता है जो 135 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके तब उसको रखते हैं। जनरली हम इसको घर में यूज़ करते हैं, इसीलिए जो भी हीटिंग की वजह से मिल्क का फ्लेवर रहता है गायब होता है। तो हीटिंग से वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में क्या होता है, सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा रखने हैं। सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा रखने की वजह से बैक्टीरिया है और जो फंजाइज है कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया और फंजाई और जितने भी माइक्रोब्स उनका उनके सेल का वाटर बाहर निकल आता है। अगर सेल का वाटर बाहर निकल आएगा तो वो सूख जाएंगे, उनकी सेल सूख जाएगी, सेल सूख जाएगी तो फिर उनका डेथ हो जाएगा। समझो इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो पहले तुम ये बताओ, मान लेते 2 कंटेनर है, एक में वाटर ज़्यादा है और एक में वाटर कम है, तो क्या होगा, अगर इसको ज्वाइन कर दो तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? क्या कम वाटर से ज़्यादा वाटर की तरफ जाएगा? इधर से इधर जाएगा? नहीं, इधर से इधर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सोचो, अगर मान लेते हैं एक कंटेनर लेते हैं, उसको नमक को भर देते, पानी थोड़ा सा है, मतलब सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और वाटर का बहुत थोड़ा सा है, इसमें तुमने बैक्टीरिया रखा। अब इस सॉल्यूशन और बैक्टीरिया को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलेगा, तुम्हें कंसंट्रेशन में अंतर मिलेगा। कंसंट्रेशन बोले तो जो सॉल्ट की मात्रा है उसमें अंतर मिलेगा। यहाँ सॉल्ट ज़्यादा, पानी कम, और यहाँ सॉल्ट कम, बैक्टीरिया के अंदर पानी ज़्यादा। बैक्टीरिया में पानी ज़्यादा और सॉल्ट में पानी कम, तो ज़्यादा नमक डालोगे पानी कम हो जाएगा और इसका पानी बाहर निकल जाएगा। पानी सेल से बाहर, सेल सूख जाएगी, हमें पता है वाटर के बिना सेल का कोई अस्तित्व नहीं है, सेल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्टिंग से हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जनरली हम सॉल्टिंग से किसको प्रिवेंट करते हैं? फिश। ठीक है, फिशेस को हम सॉल्टिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं। अगला है शुगर। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिससे तुम शुगर का अमाउंट ज़्यादा रख के उसको प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे जैम्स है, ठीक है, जेलीज है, ये सब क्या करते हैं, शुगरिंग की वजह से ही प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा जामुन, तुम गुलाब जामुन हो सकते हो, ठीक है, जो भी डब्बा आता है गुलाब जामुन का, देखा होगा ना तुमने, हल्दीराम का या फिर और डिफरेंट कंपनीज आती हैं, तो उनमें क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन भरा होता है। तो जामुन इज प्रिवेंटेड बाय अ शुगर सॉल्यूशन, उसमें शुगर का सॉल्यूशन भरा होता है जिसकी मदद से जो बैक्टीरिया और जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता, वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला आता है और निकल जाता है। ठीक है, अगला क्या है, ऑयल और विनेगर। देखो ऑयलिंग और विनेगर आपको पता है कहाँ करते हैं, जनरली हम लोग अचार में करते हैं। ठीक है, जो भी अचार बनाते हैं उसमें करते हैं। ठीक है, अचार में। और कहाँ करते हैं ऑयलिंग, तो मीट में, मीट बना रहे हैं, ठीक है, एग, उसमें मीट, एग ही लिख लो, चलो एग, मीट, एग, फिश, अचार, ये सब बना रहे हैं। क्या ऑयल और विनेगर डालते हो जिसके वजह से इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है, पास्चुराइजेशन। अब ये जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है, पास्चुराइजेशन प्रोसेस जनरली हम मिल्क के लिए यूज करते हैं ताकि मिल्क का फ्लेवर रिटेन रहे। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, पास्चुराइजेशन का बोले तो यूज करती है। पास्चुराइजेशन किसने दिया था, डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उन्होंने बताया था पास्चुराइजेशन के बारे में। इतना याद है। पास्चुराइजेशन क्या होता है, मिल्क को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ मिनट्स के लिए मतलब उसको गर्म करो, फिर सडनली इसको हीट कर दो, सडनली इसको कोल्ड कर दो। ठीक है, तो प्रोसेस कहलाता है पास्चुराइजेशन। तो सडन हीटिंग ऑफ अ मिल्क एंड सडन कूलिंग। तो सडन हीटिंग और सडन कूलिंग करने से क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मिल्क के अंदर होंगे। तो पास्चुराइजेशन प्रोसेस बताया था लुइस पास्चर ने। होता क्या है, व्हेन milk is heated at 70 degree for a minute and then suddenly it should be cooled
then in that condition milk will be free from microbes. ठीक है, तो when milk is heated at 70 degree for a minute and then suddenly it should be cooled, then it in that condition milk will be free from microbes. ठीक है, अगर मिल्क को हम 70 डिग्री पे गर्म करते हैं, 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर अचानक से उसको क्या करते हैं, कूल कर देते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी मिल्क होगा आपका माइक्रो फ्री होगा और वो जो मिल्क कहलाएगा वो पास्चराइज्ड मिल्क कहलाएगा। ठीक, तो पास्चराइज्ड मिल्क में क्या फ्लेवर रिटेन रहता है। ठीक, पास्चराइजेशन कितने डिग्री में होता है याद रखेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पे कुछ मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए रख दोगे। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रीजिंग किसका करते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं घरों में, हम लोग देखते हैं वेजिटेबल्स फ्रीज में रख देते हैं लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फिर से वेजिटेबल्स है, फिश है, ठीक है, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम फ्रीजिंग कर देते हैं। ठीक, एक टर्म आता है डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग हम जनरली -18 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं और डीप फ्रीजिंग हम फिशेस का करते हैं। बहुत सारी तुमने सुना होगा मछली आती है जो कि फ्रीज की रखी हुई रहती है, भाई डीप फ्रीज रहती है, जो कि समुद्र से निकलती है मछली और डीप फ्रीज कर दी जाती है, डीप फ्रीजिंग में रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, वेजिटेबल फ्रीज में रहेंगे 5 डिग्री सेल्सियस इसको फ्रीज किया जाता है। अगला है कैनिंग। कैनिंग क्या होता है, टाइट कंटेनर में हम क्या करते हैं, फूड पहले स्टरलाइज करते हैं। ठीक, उसको स्टरलाइज मतलब माइक्रोबियल फ्री करते हैं, फिर उसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देते हैं ताकि वो माइक्रोब फ्री रहे। जैसे तुम्हारा जैम्स, जेलीज है, ठीक है, वो तो है, ये साथ साथ बहुत सारे ड्रिंक्स है, जूसेस है। ठीक है, उसको उसका क्या कर दिया जाता है, कैनिंग कर दिया जाता है, जो भी जूसेस है। ठीक, इसके अलावा और एक चारा है अपने पास क्या है, यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिसको तुम मिला दोगे तो तुम्हारा फूड जो है वो अच्छे से प्रिजर्व रहेगा, खराब नहीं होगा। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स सच एज कौन कौन से होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको राइट कर दिया, इधर आपको दिखाई देगा। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ठीक है, ये पूरा नाम एक है, ये एक है और ये एक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव। इन केमिकल का इस्तेमाल करके तुम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो, स्पॉइलर से बचा सकते हो। जैसे कि क्या बचा सकते हो, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फेट इज यूज्ड इन जैम्स एंड जेलीज। जनरली हम जैम्स और जेलीज में इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पॉइलर से बच सके। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर नंबर 2 था, अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फाइनली। ठीक, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर्स को आप राइट करेंगे और क्वेश्चन आंसर से पहले आपको क्या करना है, अपने बुक के जितने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स है, लास्ट में एक्टिविटी दी है, उन सबको अच्छे से रीड करके उसको फिल कर लेना है। ठीक है, और जो एक्टिविटी दी है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करके और उसका फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा। क्लियर होने बात, बाकी रही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बात तो वो आपको मैं सेंड कर दूँगा। ठीक, और इसके बाद जहाँ चैप्टर आपका खत्म होगा एक चार्ट बना होगा, तो उस चार्ट को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक, चार्ट जैसे ये हमने चार्ट बनाया ऐसे चार्ट बने हुए हैं, तो उन चार्ट्स को रीड करके आप कॉपी में बना लीजिएगा और अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले मंथ्स में आपका एग्जाम होने वाला है। क्लियर, और मोस्ट प्रोबेबली आपका स्कूल भी खुल जाएगा अक्टूबर स्टार्टिंग में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
तीसरे चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।